पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हुओ युहाओ ने कहा, माफ कीजिए, मुझे लगता है कि मैं सी गॉड्स पवेलियन का सदस्य बने रहने के योग्य नहीं हूं। मैं एल्डर्स से अनुरोध करता हूं कि मेरा पद वापस ले लिया जाए। यह कहते हुए हुओ युहाओ ने टैंग वुतोंग को साथ लिया, एल्डर्स को एक बार झुककर प्रणाम किया और मुड़कर जाने लगा। रुको, एल्डर सॉन्ग ने गुस्से में पुकारा। अब आगे देखेंगे। इस समय सी गॉड्स पवेलियन के सभी एल्डर्स मौजूद नहीं थे। यान शाओजे, काई मायर, सियन लिनर, सियन दुओदुओ और जांग लेक्सुअन इस बातचीत में शामिल नहीं थे। सी गॉड्स पवेलियन के युवा सदस्यों के तौर पर वे सभी सन मून एम्पायर की फोर्सेस का सामना करने के लिए फ्रंट लाइन की ओर जा चुके थे। इसी वजह से सी गॉड्स पवेलियन में ठहरने वाले एल्डर्स सिर्फ बुजुर्ग थे। हुओ युहाओ रुक गया, लेकिन उसका सिर झुका ही रहा। एल्डर सॉन्ग ने डांटते हुए कहा, यह सी गॉड्स पवेलियन है, तुम्हारा टैंक सेक्ट नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? क्या तुम समझते हो कि जब चाहो तब छोड़ सकते हो? हुओ युहाओ सिर झुकाए चुप खड़ा रहा। एल्डर सॉन्ग ने ठंडी नजर से देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो कि हमारा फैसला गलत था। तुम हम पर डाओलिंग एम्पायर पर हुए हमले और शाही परिवार की मौतों का इल्जाम लगा रहे हो, है ना? हुओ युहाओ ने सिर हिलाया और बोला, एल्डर सॉन्ग, ऐसा नहीं है। बस कभी कभी मुझे लगता है कि एकेडमी पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं। हमारी 10,000 साल पुरानी परंपरा हमारी ताकत की नींव भी है और हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ भी। यही बोझ हमें हालात को तटस्थ होकर समझने नहीं देता। सच कहूं तो ये हमें हर काम में जरूरत से ज्यादा सावधान और रूढ़िवादी बना देता है। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि मैं एकेडमी को इन घटनाओं के लिए दोष नहीं दे रहा। बस मन थोड़ा भारी है और यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इसके बाद मैं तुरंत बैटलफील्ड पर जाकर लड़ाई जारी रखने वाला हूं। अगर हम सन मून एम्पायर से सीधी टक्कर लेते हैं तो हमारा जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए मुझे असामान्य तरीकों का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब यह है कि शायद मुझे ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़े जो बाहर से देखने पर गैर नैतिक लग सकते हैं, ताकि उनकी ताकत कम की जा सके। यही एक तरीका है जिससे शायद हम उनके सामने टिक सकें। मैं एकेडमी को मेरे कारण बदनाम नहीं होने दूंगा। इसलिए क्या? उसकी बात सुनकर सभी एल्डर्स की नाराजगी अचानक कम हो गई और उनके चेहरों पर हैरानी आ गई। वे सोच रहे थे कि हुओ युहाओ गुस्से में सी गॉड्स पवेलियन छोड़ना चाहता है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी परिपक्व सोच के कारण जाना चाहता है। एल्डर श्वान ने कहा, युहाओ, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम किसी भी तरह की योजना या असामान्य तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सकते? एकेडमी की प्रतिष्ठा जरूर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे हमारी रणनीति के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। तुम सही कहते हो कि कभी-कभी हमारी विरासत बोझ बन जाती है, लेकिन यह वही बोझ है जिसे उठाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि डाउलिंग एम्पायर के शाही परिवार की मौत में हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन श्रेक सिटी किसी भी हालत में गिर नहीं सकता। इस पर कोई बहस ही नहीं है। हुओ युहाओ बोला, माफ करना एल्डर श्वान। सन मून एम्पायर से टक्कर लेने के लिए मुझे ऐसी एबिलिटीज का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है जो ईवल सोल मास्टर्स जैसी हों। एकेडमी ने इसे कभी मंजूरी नहीं दी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से एकेडमी की प्रतिष्ठा खराब हो। और सन मून एम्पायर तो इसी बात को बहाना बनाकर भविष्य में एकेडमी 1 पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं आप सबसे दूर रहकर एकेडमी को शर्मिंदा होने से बचा सकता हूं। एल्डर श्वेन शांत स्वर में बोले, मूर्ख लड़के, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। इसमें गलत क्या है? हुओ युहाओ की आंखें फैल गईं। श्रेक एकेडमी पर ईविल सोल मास्टर्स को प्रशिक्षित करने का आरोप लगे, और यह ठीक कैसे हो सकता है? एल्डर शुआन बोले, भले ही ईविल सोल मास्टर्स हमारे दुश्मन हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी ताकत अपने आप में सही या गलत नहीं होती। बस लोग गलत होते हैं जो अपनी ताकत का बुरा इस्तेमाल करते हैं। युद्ध में कई शक्तिशाली एबिलिटीज को ईविल एबिलिटीज माना जाता है, लेकिन वही एबिलिटीज अगर अच्छे कार्य में इस्तेमाल हों तो उन्हें अच्छा भी माना जाता है। यही बात ईविल सोल मास्टर्स की एबिलिटीज पर भी लागू होती है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें नहीं पता कि बीस्ट वेव के दौरान तुमने उसी ताकत का इस्तेमाल करके एकेडमी की मदद की थी? याद करो, तब किसी एल्डर ने तुम्हें डांटा भी नहीं था। इसके अलावा एकेडमी की 10,000 साल पुरानी विरासत ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन इसी विरासत ने हमें ऐसी प्रतिष्ठा भी दी है जिसे सन मून एम्पायर की अफवाहें हिला नहीं सकती। तुम्हें पता है सन मून एम्पायर की सेना हम पर हमला करने से क्यों डर रही है? तुम्हारे कारण तो है ही।
लेकिन वे डरते हैं कि अकादमी पर हमला करने से उनके अपने सोल्जर्स और सोल इंजीनियर्स का समर्थन खो देंगे। आखिरकार हमारी एकेडमी दुनिया की नंबर 1 एकेडमी है। हर सोल मास्टर का सपना है कि वह यहां शामिल हो। कोई भी सोल मास्टर हमें हल्के में नहीं लेता। सन मून एम्पायर के सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स भी नहीं। जहां तक डाओलिंग एम्पायर की बात है, हम उनकी दुखद स्थिति से बहुत दुखी हैं। लेकिन हुआ हुआ बदल नहीं सकता। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनकी स्थिति को स्थिर करने में मदद करें और सन मून एम्पायर की फौज से उनकी रक्षा करें। युहाओ, जो तुमने सोच रखा है वह करो। हम बूढ़ों का काम सिर्फ श्रेक सिटी में रहकर उनकी फौज को यहां रोककर रखना है। एल्डर सॉन्ग धीरे धीरे हो युहाओ के पास आईं। वह काफी छोटी थीं, इसलिए उन्हें उसकी आंखों में देखने के लिए ऊपर गर्दन उठानी पड़ी। उन्होंने कहा, जवान, कुछ चीजों को हमें बस अलग नजरिए से देखना पड़ता है। स्टार लुओ एम्पायर और डाउलिंग एम्पायर गिर भी जाए, तो भी जब तक उनके एलीट सोल मास्टर्स श्रेक सिटी में मौजूद हैं, तब तक आशा बनी रहेगी। हमारी एकेडमी ने पहले ही अपने सोल टूल रिसर्च फाइंडिंग्स और मार्शल सोल्स से जुड़ी सारी जानकारी अपनी लाइब्रेरी से तीनों एम्पायर्स के सभी एलीट सोल मास्टर्स के लिए खोल दी है, जो अभी श्रेक सिटी में रह रहे हैं। हम भले ही कोई देश नहीं हैं, भले ही युद्ध में सबसे अच्छे न हों, लेकिन हमारी ताकत ज्ञान और परंपरा को आगे बढ़ाने में है। एल्डर सॉन्ग की बातें सुनकर हुओ युहाओ चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एकेडमी सन मून एम्पायर की योजनाओं का जवाब इस तरीके से दे रही है। हेवनली सोल एम्पायर, डूलिंग एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर की एलीट फोर्सेस में सोल मास्टर्स ही ज्यादा थे। श्रेक सिटी में 10,000 से ज्यादा सोल मास्टर्स मौजूद थे, यानी पूरे महाद्वीप के सोल मास्टर्स का लगभग 1/3 और तीनों पुराने एम्पायर्स के सोल मास्टर्स का लगभग आधा। श्रेक एकेडमी असल में सोल टूल्स पर अपनी सारी रिसर्च और अपनी 10,000 साल पुरानी कल्टीवेशन मेथड्स इन सब सोल मास्टर्स के लिए खोल रही थी। मतलब ये सभी सोल मास्टर्स किसी हद तक श्रेक एकेडमी द्वारा प्रशिक्षित माने जाएंगे। अगर जंग में ये तीनों एम्पायर्स बर्बाद भी हो जाएं, तो भी जब तक ये सोल मास्टर्स श्रेक एकेडमी की भावना और सीख को आगे बढ़ाते रहेंगे, तब तक डूलुओ कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर्स को फिर से उठने का मौका हमेशा रहेगा। लगता था कि एकेडमी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का अपना अनोखा तरीका रखती है। असल में यह तीनों एम्पायर्स की रक्षा कर रही थीं, बस अलग तरीके से। इतनी निस्वार्थ सोच देखकर हुओ युहाओ के मन के संदेह अपराध बोध में बदल गए। एल्डर सॉन्ग की आंखें नरम पड़ गईं। उन्होंने हुओ युहाओ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जवान, अच्छा है कि तुम्हारा दिल दयालु और बहादुर है, लेकिन याद रखना कि एकेडमी कभी भी तुम्हारा बोझ या अकेली जिम्मेदारी नहीं बनेगी। जब तक हम बूढ़े लोग जिंदा हैं, हम तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं उठाने देंगे। जब हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, तभी तुम्हारी पीढ़ी यह जिम्मेदारी संभालेगी। उससे पहले एकेडमी सिर्फ तुम्हारी ताकत बनेगी, बोझ नहीं। जिस दिन तुम सी गॉड्स पवेलियन के सदस्य बने, उसी दिन हम सबने तुम पर पूरा भरोसा करना शुरू कर दिया था। इसलिए जाओ, जो करना है करो। एल्डर सॉन्ग, हुओ युहाओ की आवाज कांपने लगी। टैंग वूतोंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। एल्डर श्वेन उठकर एल्डर सॉन्ग के पास आए और गंभीर स्वर में बोले, एल्डर सॉन्ग सही कह रही है। जब तक हम जिंदा हैं, हम यह भारी जिम्मेदारी उठाएंगे। लेकिन तुम भी गलत नहीं हो। हम सच में एकेडमी की उपलब्धियों को ज्यादा बचाते बचाते थोड़ा ज्यादा ही सावधान हो गए थे। हकीकत में हमें सही काम करने की हिम्मत और मानसिकता की कमी थी। तुम अब काफी बड़े हो गए हो, परिपक्व हो गए हो। अब तुम्हारे पास खुद को बचाने की क्षमता भी है। इसलिए जाओ और जो जरूरी समझते हो वह करो। मुझे यकीन है कि तुम दोनों हालात पलटने की ताकत रखते हो। और जब तक हम सब यहां हैं, श्रेक सिटी दुश्मनों के हाथ नहीं लगेगा। हुओ युहाओ अचानक कुछ कदम पीछे हटा और जोर से घुटनों के बल बैठ गया। उसने झुककर हर एल्डर को 3 बार प्रणाम किया, फिर उठकर तंगवूतों के साथ हॉल से बाहर चला गया। एल्डर श्वान ने उसे जाते हुए देखा और हल्के से मुस्कुराए। ये लड़का सच में परिपक्व हो गया है। एल्डर म्यू सच में भाग्यशाली थे कि उनके पास ऐसा डिसाइपल था। जब तक यह लड़का है, श्रेक एकेडमी की भावना कभी खत्म नहीं होगी। मैं सच में जानना चाहता हूं कि वह आने वाले समय में क्या कुछ हासिल कर सकता है। एल्डर सॉन्ग दूर देखकर बोली, यह लड़का सही कह रहा है। हमने खुद पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लाद ली थीं। आशा है कि पूरा महाद्वीप इस कठिन समय को पार कर ले। एल्डर श्वन ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है, यह लड़का अब क्या करने वाला है? एल्डर ज़्वांग उठे और बोले, मैं नहीं बता सकता कि वह क्या करने जा रहा है, लेकिन उसके चेहरे को देखते हुए लगता है कि वह कुछ ऐसा करेगा जो पूरे दुनिया को हिला देगा। अगर ऐसा न होता, तो वह अपनी प्रकृति के हिसाब से इस समय सी गॉड्स पैविलियन कभी न छोड़ता।
एल्डर शुआन की भौहें सिकुड़ गईं। शायद उन्हें अंदाजा लग गया था कि हुओ युहाओ क्या करने वाला है। सी गॉड्स पैविलियन से निकलकर हुओ युहाओ ने टैंग वूतोंग का हाथ पकड़ा और दोनों श्रेक एकेडमी छोड़कर टैंग सेक्ट पहुंचे। बेई बेई ने अब तक आराम नहीं किया था। असल में टैंग सेक्ट का कोई सदस्य आराम नहीं कर पाया था। जब से सन मून एम्पायर की सेना श्रेक सिटी के बाहर डेरा जमाए हुए थी, पूरा टैंग सेक्ट एक मशीन की तरह लगातार काम कर रहा था। वजह साफ थी, सिर्फ टैंग सेक्ट का सोल टूल हॉल ही ऐसे शक्तिशाली सोल टूल्स बना सकता था जो श्रेक एकेडमी की रक्षा को मजबूत कर सकें। इस बार स्टार लुओ एम्पायर और डाओ लिंग एम्पायर सिर्फ अपने एलीट सोल मास्टर्स और ट्रूप्स ही नहीं लाए थे, बल्कि बहुत सारा रेयर मेटल भी साथ लाए थे। अब जब श्रेक एकेडमी ने अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स सभी के साथ साझा कर दी थीं, तो सभी एम्पायर्स ने निजी स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे की रक्षा के लिए अपने संसाधन जोड़ दिए। हेवनली सोल एम्पायर के विनाश ने उन्हें एकजुट होने की जरूरत अच्छी तरह याद दिला दी थी। अब पर्याप्त सामग्री मिल चुकी थी। श्रेक एकेडमी के सोल इंजीनियर्स काम शुरू कर सकते थे। औसतन वे सिर्फ 4 घंटे आराम करते थे और बाकी समय सोल टूल्स बनाने में लगा देते थे। हालांकि बेई बेई सोल टूल्स बनाना नहीं जानता था, लेकिन टैंग सेक्ट का एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर होने के नाते वह टैंग या के साथ मिलकर काम बांटने में मदद कर रहा था। स्टार लुओ एम्पायर और डाउलिंग एम्पायर के कुछ सोल मास्टर्स, जिन्हें सोल इंजीनियर बनने की क्षमता थी, वे भी आगे बढ़कर मदद करने आए। यह उनके लिए सीखने का मौका भी था और टैंग सेक्ट की मैन पावर की कमी को पूरा करने का तरीका भी। इस तरह टैंग सेक्ट लगातार भारी दबाव में चल रहा था। लिटिल जूनियर ब्रदर। थके हुए बेई बेई का दिल बैठ गया जब उसने हुओ युहाओ और तांग वूतोंग के चिंतित चेहरे देखे। उसके मन में पहला ख्याल आया, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। संशी और बाकी लोग कहाँ हैं? क्या उनके साथ? बेई बेई की सांस अटक गई। तांगया ज्यादा दूर नहीं थी और जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी, वह तुरंत वहां आ गई। भले ही वह अब तक ब्लू सिल्वर एम्परर के साथ फ्यूज नहीं हुई थी, लेकिन उसका मार्शल सोल रिकवर हो रहा था और इस दौरान वह अपनी 8 रिंग्ड सोल मास्टर वाली ताकत वापस पा चुकी थी। ईविल सोल मास्टर्स ने उसे बहुत बुरी तरह घायल किया था, लेकिन फिर भी वह अपनी ताकत और प्रगति को संभाल कर रखने में कामयाब रही। उसका मार्शल सोल वापस आ चुका था और उसकी शक्ति सीधी रेखा में बढ़ती जा रही थी। अब वह टैंग सेक्ट के अंदर मजबूत लोगों में से एक मानी जाने लगी थी। हुओ युहाओ ने जल्दी से कहा कि वे लोग ठीक हैं, चिंता मत करो एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। लेकिन डाओलिंग एम्पायर मुसीबत में है। आसपास काफी लोग खड़े थे, इसलिए चारों एक शांत कमरे में चले गए, जहां हुओ युहाओ ने शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी बात उन्हें बता दी। बेई बेई का चेहरा उसकी बातें सुनकर काला पड़ गया। पूरे देश के रॉयल पैलेस को यूं ही छपटा कर देना। अगर शू संशी की नसों में डाउलिंग एम्पायर का रॉयल ब्लड न होता, तो मामला बहुत बड़ा बन सकता था और शायद डूलिंग एम्पायर अंदर से ढह जाता। बेई बेई ने लंबी सांस छोड़ी और कहा कि अब महाद्वीप की स्थिति हमारे बस में नहीं रही। हम सिर्फ पूरी कोशिश कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि सब ठीक हो। क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है, लिटिल जूनियर ब्रदर? हुओ युहाओ ने आवाज धीमी करके कहा कि एकेडमी पर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें खुद को भी सुरक्षित रखना है। एकेडमी श्रेक सिटी की रक्षा नहीं छोड़ सकती, भले ही उन्हें पता है कि दुश्मन अभी हमला नहीं करेगा। डाउलिंग एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर के एलीट भी श्रेक सिटी के अंदर हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा, तो जब सन मून एम्पायर अपनी पूरी सेना के साथ हमला करेगा, तो फिर चाहे वह किसी पर भी हमला करे, दोनों में से कोई भी देश उसे रोक नहीं पाएगा। एकेडमी ने दोनों एम्पायर्स के एलीट बचा लिए, लेकिन हम सन मून एम्पायर को डाउलिंग एम्पायर और स्टार लुओ एम्पायर को ऐसे ही नष्ट नहीं करने दे सकते। इसीलिए अभी सबसे जरूरी है कि सन मून एम्पायर की आर्मी को श्रेक सिटी से दूर खींचा जाए। कम से कम पीछे हटने के बाद उनका टारगेट साफ हो जाएगा। तब उन्हें रोकना या उनसे लड़ना हमारे लिए कहीं आसान होगा। कम से कम हम उनके इशारों पर नहीं नाचेंगे। सन मून एम्पायर की आर्मी हमारे गले में अटकी हड्डी जैसी है। श्रेक सिटी की स्थिति ने स्टार लुओ और डूलिंग एम्पायर को बांध कर रखा हुआ है और दोनों मुश्किल में हैं। बेई बेई ने पूछा कि ऐसी क्या चीज की जा सकती है कि सन मून एम्पायर पीछे हट जाए? यह लगभग नामुमकिन है। इस बार तो उन्होंने डूलिंग एम्पायर का रॉयल पैलेस नष्ट करके भी बच निकले, और यह तरीका वह दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हुओ युहाओ ने अचानक कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तंग वूतोंग उसके शब्द सुनकर हैरान रह गई। बेई बेई और तंग या तो और भी ज्यादा चौंक गए। बेई बेई ने चकित होकर पूछा कि तुम्हारे पास आइडिया है? क्या आइडिया है? हुओ युहाओ ने अनजाने में अपने हाथ मुट्ठी में भींच लिए।
सन मून एम्पायर की चाल का जवाब एक जोरदार सरप्राइज से देना होगा। और मैं ही वो सरप्राइज हूं। मैं आराम करने जा रहा हूं एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर, टीचर शाओया। ये बोलकर वह मुड़ गया और बिना कुछ समझाए वहां से चला गया। बेई बेई ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। टैंग वूतोंग तुरंत उसके पीछे चली गई। टंगया ने बेई बेई को कोहनी मारी और पूछा कि तुमने उससे पूछा क्यों नहीं कि वह करने क्या जा रहा है। बेई बेई ने सिर हिलाकर कहा कि मैं उस पर भरोसा करता हूं, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं। यूहाओ इन कुछ सालों में हम सबसे कहीं ज्यादा बड़ा हुआ है और उसका स्वभाव बहुत स्थिर और परिपक्व हो गया है। किसी और के साथ ऐसा होता तो वह पागलों की तरह घबरा जाता और समझ नहीं पाता कि क्या करे। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। क्या तुमने नहीं देखा? उसकी आंखें इतनी दृढ़ थीं कि साफ दिख रहा था कि उसके पास प्लान पहले से तैयार है। जब ऐसा है तो फिर पूछने की जरूरत ही नहीं। हमें बस अपना काम ठीक से करना है। जब सन मून एम्पायर पीछे हटेगा तब हम अपनी योजना आगे बढ़ाएंगे। टांगया ने सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, चलो अपना काम करते हैं। हुओ यूहाओ अपने कमरे में वापस आया और तांग वूतोंग भी उसके पीछे अंदर आ गई। क्या सोल्यूशन है? बेई बेई ने नहीं पूछा, लेकिन तांग वूतोंग तो पूछेगी ही। वह उस पर भरोसा करती थी, लेकिन साथ ही उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित भी थी। हुओ यूहाओ ने बेई बेई को यह नहीं बताया था कि वह सी गॉड्स पवेलियन में अपना पद छोड़ने की कोशिश कर चुका है। भले ही वह सफल नहीं हुआ हो, टैंग वुतोंग उसकी हरकतों से समझ गई थी कि वह क्या करने वाला है। हुओ यूहाओ ने गहरी सांस ली, कुछ पल सोचा, फिर टांग वुतोंग को अपने पास खींचा और उसके कान में धीरे से कुछ कहा। क्या तुम? लेकिन क्या वे मानेंगे? हुओ यूहाओ हल्के से मुस्कुराया और बोला कि मैं उन्हें मानने पर मजबूर कर दूंगा। इस प्लान के एक से अधिक लक्ष्य हैं। तांग वुतोंग चिंतित हो उठी। लेकिन तुम? हुओ यूहाओ मुस्कुराया। क्या तुम मेरी ताकत पर भरोसा नहीं करती? तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तांग वुतोंग ने तुरंत कहा। हो यूहाओ ने सिर हिलाया। नहीं, ऐसा करने से मेरा प्लान पूरा नहीं हो सकता। और हम मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वे बहुत एनर्जी लेती हैं और लंबे समय तक लड़ाई में काम नहीं आती। चिंता मत करो, बस आराम से देखना। देखना कि तुम्हारा पति किस तरह सबको तबाह करता है। मैंने अभी तुमसे शादी नहीं की, तांग वुतोंग ने नाराज होकर कहा। हाँ हाँ, मेरी प्यारी, मेरे फादर इन लॉ कब वापस आएंगे? मैं अब इंतजार नहीं कर पा रहा। चलो, एक किस दे दो, वैसे भी मेरी स्किन काफी मोटी है। आ, सूरज ऊंचा चमक रहा था और धरती पर रोशनी फैली हुई थी। एक नया दिन शुरू हो चुका था और सन मून एम्पायर की श्रेक सिटी को दी गई डेडलाइन आज खत्म हो रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि सन मून एम्पायर कोई हरकत ही नहीं कर रहा था। वे आगे बढ़ भी नहीं रहे थे। वे बस श्रेक सिटी से 45 किलोमीटर दूर ही जमे हुए थे। यह दूरी न तो बहुत कम थी और न ही बहुत ज्यादा। सोल इंजीनियर्स सिर्फ 15 मिनट तक तेजी से उड़कर श्रेक सिटी पर हमला कर सकते थे। पिछले कुछ दिनों से श्रेक सिटी पूरी तरह से सतर्क था। अब डेडलाइन खत्म हो रही थी और कोई नहीं जानता था कि सन मून एम्पायर कब हमला करेगा। शहर के हर सोल इंजीनियर ने अपने सोल टूल्स तैयार कर रखे थे और कई मजबूत सोल मास्टर्स शहर के बाहर गश्त कर रहे थे। श्रेक सिटी के सर्वेलेंस सोल टूल्स सन मून एम्पायर जितने एडवांस्ड नहीं थे, लेकिन श्रेक सिटी के पास सोल मास्टर्स कहीं ज्यादा थे। सीधे शब्दों में, अगर सन मून एम्पायर के पास इतने शक्तिशाली सोल टूल फ्रंट्स और लिंक्ड सोल टूल्स न होते तो आमने सामने की लड़ाई में शायद श्रेक सिटी हारता नहीं। दोनों पक्षों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण था और किसी भी पल महायुद्ध छिड़ सकता था। सन मून एम्पायर जितना शांत था, उतना ही तूफान आने जैसा दबाव महसूस हो रहा था। इसी समय श्रेक सिटी की दीवारों पर एक व्यक्ति अचानक बिना आवाज के प्रकट हुआ। नहीं, वह अकेला नहीं था। उसके आने के तुरंत बाद एक और व्यक्ति सामने आई, जिसके लंबे गुलाबी नीले बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। वह उसके बगल में आ खड़ी हुई। हुओ यूहाओ ने दूर की ओर नजरें जमाईं। भले ही सन मून एम्पायर 45 किलोमीटर दूर था, लेकिन मौसम साफ था और वह अपनी नजर से वहां की गतिविधियां देख सकता था। सन मून एम्पायर की विशाल सेना अब भी वहीं थी। टैंग वुतोंग उसके बगल में खड़ी थी और उसने अपने पीछे से लंबे बाल आगे खींचकर उन्हें संवारना शुरू किया। श्रेक सिटी की दीवारों पर खड़े होकर बाल संवारना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। शहर की दीवारों पर गश्त कर रहे कमांडर पास ही खड़े थे और वे दोनों को सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। श्रेक सिटी का हर सोल मास्टर हुओ यूहाओ को पहचानता था। जिस दिन उसने बीस्ट गॉड को चुनौती दी थी, उसके बाद से श्रेक सिटी और दोनों एम्पायर्स के सोल मास्टर्स उसे पहचानने लगे थे।
हुओ युहाओ उस दिन हार गया था, लेकिन उसने बीस्ट गॉड के पूरे दम वाले प्रहार के बाद भी जान बचा ली थी। इससे साबित होता था कि वह कितना शक्तिशाली है। बीस्ट गॉड दी तियन महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, अल्टीमेट डोलुओ से भी ज्यादा। इसलिए हुओ युहाओ दीवार पर खड़े होकर जरा भी शब्द बर्बाद नहीं कर रहा था। और वैसे भी दीवारों पर मुख्य रक्षा हैवी आर्टिलरी सोल इंजीनियर लीजन की थी और उनके कमांडर हुओ युहाओ ही थे। वह बस खामोश खड़ा रहा और देखता रहा। टेंग वूतोंग भी अपने बालों की छोटी बना चुकी थी, जो उसकी कमर तक पहुंच रही थी और ऊपर सिर तक जाती हुई बंधी थी। यह एक स्कॉर्पियन ब्रेड थी। तुम्हें यहीं रहना चाहिए, हुओ युहाओ ने उसे हल्की झुंझलाहट से देखा। टेंग वूतोंग ने सिर हिलाया। मैं हिस्सा नहीं लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। हुओ युहाओ ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसके गाल के पास झुककर धीरे से किस किया। तुम बहुत अच्छी खुशबू करती हो। टैंग वूतोंग शर्मिंदा हो गई। सब देख रहे हैं, देखने दो, मैं अपनी वाइफ को किस कर रहा हूं। चलो, हमारे पास समय कम है। यह कहते हुए हुओ युहाओ ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों उड़ते हुए आसमान में चले गए। किसी ने उन्हें फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स इस्तेमाल करते नहीं देखा। वे बस उड़ते हुए सन मून एम्पायर की ओर बढ़ गए। वे वे उड़कर चले गए। श्रेक सिटी की रक्षा सेना ने बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखा। क्या हो रहा है? वे ऐसे ही उड़कर चले गए, और वह भी सन मून एम्पायर की तरफ। वे करने क्या जा रहे हैं? जल्दी से एकेडमी को रिपोर्ट भेजो। बताओ कि हुओ युहाओ और तंग वूतोंग सन मून एम्पायर कैंप की ओर निकल गए हैं। उनका दिमाग तुरंत सन मून एम्पायर के उस मांग पत्र पर गया जिसमें उन्होंने हुओ युहाओ को सौंपने को कहा था, और डिफेंस जनरल के माथे पर पसीना आने लगा। कौन जाने वे क्या कर रहे हैं? क्या वे खुद को सौंपने जा रहे हैं? हल्की सी रोशनी चमकी और हुओ युहाओ के चेहरे पर ठंडा और तीखा भाव उभर आया। वह हवा में उड़ रहा था और उसकी स्पिरिचुअल पावर लहरों की तरह चारों ओर फैल रही थी। लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर सन मून एम्पायर की ओर न जाकर आसमान में ऊपर उठी। हुओ युहाओ की डरावनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन इतनी दूर तक फैल गई कि दूर दूर तक एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स एक एक करके उसकी सेंसेस में आ गए। श्रेक एकेडमी में बहुत ताकतवर लोग तीन थे। इसी वजह से सन मून एम्पायर अपने सर्वेलेंस सोल टूल्स को श्रेक सिटी के पास ज्यादा नहीं भेजता था कि कहीं वे नष्ट न हो जाए। लेकिन हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर के सामने वे छुप नहीं सकते थे, और अब उन्हें भी हुओ युहाओ की मौजूदगी का पता चल चुका था। इसलिए वे एक लहर की तरह पीछे हटकर अपने कैंप की ओर भागने लगे। हुओ युहाओ और तांग वूतोंग खुद को छुपा भी नहीं रहे थे। हुओ युहाओ की सन मून एम्पायर में एक शानदार रेपुटेशन थी। अपनी शक्ति के अलावा उसने सन मून एम्पायर के एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स की सबसे बड़ी संख्या नष्ट की थी। इसलिए जैसे ही सोल इंजीनियर्स को उसका पता चला, उन्होंने तुरंत अपने सीनियर्स को रिपोर्ट किया और सर्वेलेंस सोल टूल्स को वापस बुला लिया। हुओ युहाओ ने तुरंत अपनी चेतना वापस खींच ली। यही नतीजा वह चाहता था। अब तक सन मून एम्पायर उन पर दबाव डाल रहा था, लेकिन इस बार दबाव हो युहाओ की तरफ से जाएगा। इसी से उसका प्लान आगे बढ़ सकता था। दोनों ने थोड़ी ही देर में कैंप तक की बाकी दूरी तय कर ली, और जल्द ही सन मून एम्पायर का कैंप उनकी नजरों के सामने साफ दिखने लगा। हुओ युहाओ की आंखें हल्की सिकुड़ी और उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और गंभीर था। ऐसे हालात में भी हुओ युहाओ जितना शांत हो सकता था, उतना ही शांत था। सन मून एम्पायर की ओर से गहरी एनर्जी वेव्स उठ रही थीं। जमीन से उठती सोल टूल फ्रंट्स की एनर्जी को हुओ युहाओ और तांग वूतोंग हवा में खड़े होते हुए भी महसूस कर सकते थे, क्योंकि सोल टूल फ्रंट्स एक के बाद एक एक्टिवेट होकर उन दोनों को लॉक कर रहे थे। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अकेले इन सोल टूल फ्रंट्स के सामने कुछ नहीं कर सकता था। सन मून एम्पायर यह बात पहले ही बीस्ट गॉड पर साबित कर चुका था। भले ही बीस्ट गॉड ने एक सोल टूल फ्रंट नष्ट किया था, लेकिन सन मून एम्पायर ने उसे मजबूर कर दिया था पीछे हटने को, और उसी मौके पर ईविल सोल मास्टर्स ने उसे चोट भी पहुंचाई थी। हुओ युहाओ बहुत मजबूत था, लेकिन वह फिर भी अकेला व्यक्ति था। लेकिन सोल इंजीनियर्स को ज्यादा देर यह सोचने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। हुओ युहाओ गायब हो गया। हुओ युहाओ और तांग वूतोंग दोनों लगभग एक ही पल में हवा में गायब हो गए। कोई निशान नहीं छोड़ा, और उन पर लॉक की हुई सारी एनर्जी वेव्स बेकार हो गईं। टाइटल्ड डुलुओ बनने से पहले भी हुओ युहाओ खुद को ऐसे गायब कर सकता था, अब तो यह उसके लिए और भी आसान था। सर्वेलेंस सोल टूल्स को झटक देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। डीथियन स्पेशल पावर का उपयोग करता था, जबकि हुओ युहाओ
अपने मार्शल सोल की ताकत से खुद को आसपास की ऊर्जा के साथ मिला देता था और उसकी स्पिरिचुअल सेंसेस इतनी गहरी थीं कि वह किसी भी तरह की एनर्जी वेव को इमिटेट कर सकता था। ऐसे में कई अल्टीमेट डुलुओ भी उसे ढूंढने में पूरी तरह निश्चित नहीं होते, तो ये सर्वेलेंस सोल टूल्स तो बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते थे। हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग भले ही गायब हो गए हों, लेकिन सन मून एम्पायर का कैंप जरा भी ढीला नहीं पड़ा। हर सोल इंजीनियर, चाहे वह किसी भी क्लास का हो, अच्छी तरह जानता था कि अगर कोई ट्रांसेंडेंट डुलुओ उनके सोल टूल फ्रंट्स के अंदर घुस गया तो क्या अंजाम होगा। हुओ यूहाओ और दीतियन के बीच की लड़ाई का असर अभी भी जमीन पर मौजूद था। डार्क और आइस का वह फ्यूजन अब भी मिटा नहीं था, और वह दृश्य किसी भी सोल इंजीनियर को कांपाने के लिए काफी था। आसमान से एक लंबी सांस की आवाज आई, और उसी के साथ हुओ यूहाओ की आवाज दूर तक फैल गई। क्या तुम लोग श्रेक सिटी से मुझे सौंपने की मांग नहीं कर रहे थे? मैं अब यहां हूं। कौन है जो मुझे लेने आएगा? तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।